सभी सुधीजनों को नमस्कार। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। एक श्रृंखला चल रही है हिंदी के प्रिय कवि। उसी क्रम में आज 5वें कवि, ये चौथा भाग है उस श्रृंखला का। 5वें कवि को लेकर हाजिर हूँ। 5वें कवि के बारे में कुछ बताने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ बोलूँगा, आप समझ ही जाएंगे। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश प्यार नहीं। अब तक आप लोग पहचान ही गए होंगे, मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त वे प्रथम राष्ट्रकवि थे। तो सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त की बात मैं कर रहा हूँ। स्त्री प्रेम और देश के प्रति प्रेम, यानी स्त्री के मन की व्यथा और राष्ट्र के प्रति प्रेम, यही मैथिली शरण जी की कविता के दो प्रमुख स्वर हैं। यशोधरा, भारत भारती, साकेत, ये मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की कुछ कविताओं के बारे में कुछ कविताओं का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे महाराज पृथ्वीराज का पत्र, उत्तर और बृहन्नला, बाजी प्रभु देशपांडे, टाइटैनिक के सिंधु समाधि, बुद्ध भगवान, तुलसीदास, चांडाल, व्यास स्तवन। इन कविताओं के शीर्षकों से ही प्रकट हो गया होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की जानकारी कितनी थी। वे बहुपठित थे और उनकी दृष्टि के दायरे में लगभग उस समय के हर एक विषय आ गए हैं। वे राष्ट्र की स्थिति के बारे में चिंतित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं का मैथिली शरण गुप्त जी के रचनाकाल का सर्वाधिक समय परतंत्र भारत में बीता, जबकि कुछ समय वे स्वतंत्र भारत में भी जीवित रहे। राज्यसभा के 2 बार सदस्य भी रहे। वे स्वातंत्र्योत्तर भारत की आर्थिक स्थिति, जो बदहाल आर्थिक स्थिति थी, उससे भी बहुत चिंतित थे और युवापन में निराशा थी। इसी को लक्ष्य कर उन्होंने नरहु न निराश करो कविता लिखी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ बोल रहा हूँ। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की नीति है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। साधारण काव्य भाषा, लेकिन संदेश इसमें बहुत बड़ा छुपा हुआ है। यही कारण है कि मैं मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का दिनकर, यदि हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त, इनकी त्रयी ले ली जाए तो मुझे लगता है कि संपूर्ण 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े 3 कवियों में से ये 3 होंगे। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त का एक बड़ा योगदान ये भी है कि उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में संस्कारित किया। और आप देखें कि
शुरुआती जो अंग्रेजी काव्य थे, यानी अंग्रेजी जब काव्य भाषा के रूप में विकसित हो रही थी, तो उस समय किस प्रकार के रूढ़िवादी या अंधविश्वासपूर्ण लेखन किया जा रहा था। और वही जब खड़ी बोली हिंदी जब काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी, मैथिली शरण गुप्त जी उसमें उसे प्रतिष्ठा दे रहे थे, तो कितनी तेजस्विता है, कितने उदात्त विषयों पर रचना की जा रही है। मैथिली शरण गुप्त की एक कृति की मैं कविता की मैं रचना करना चाहूँगा, जो बाजी प्रभु देशपांडे, आप ऐसे कुछ लोग जानते होंगे बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में, जिन्होंने अपनी जान की बाजी देकर छत्रपति शिवाजी की जान बचाई थी। छत्रपति शिवाजी पर अफजल खान ने आक्रमण किया था और पन्हाला के दुर्ग में एक प्रकार से उनको छिपे रहने पर विवश कर दिया था। छत्रपति शिवाजी ने इसकी काट निकाली और अपने कुछ साथियों के साथ वे निकल चले। शत्रु को इसकी सूचना मिल गई और शत्रु को बाजी प्रभु देशपांडे ने संभाला और एक प्रकार से एक युग है कि शिवाजी भारतीय इतिहास की जो दिशा बदलने वाले थे। देखिए इस कविता कितनी उदात्त पंक्तियाँ हैं और किस प्रकार का उदात्त भाव है। बाजी प्रभु देशपांडे कह रहे हैं, अनेक बाजी प्रभु देश में है कि एक ही, किंतु यहाँ शिवाजी, पूरा हुआ कार्य नहीं अभी है, क्या क्या न जाने करना तुम्हें है। बाजी प्रभु देशपांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने लिखा है कि स्वामी रक्षा मर के जिन्होंने हैं धन्य बाजी प्रभु देशपांडे, अहो महाराष्ट्र लियोनिडास है सर्वथा दुर्लभ मृत्यु ऐसी। लियोनिडास के बारे में भी आप जानते होंगे। ऐसा माना लगभग 480 ईसा पूर्व की लगभग की घटना मानी जाती है। स्पार्टन राजा थे लियोनिडास। इन्होंने बहुत कम सैनिकों के साथ डेरियस की बहुत बड़ी सेना, फारस के राजा थे डेरियस, उनकी बहुत बड़ी सेना का सामना किया था और उसे रोके रखा था। मृत्यु भी उनकी हुई थी, लेकिन उन्होंने उस बहुत बड़ी सेना को पराजित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने उन पात्रों जिन पर अभी तक कलम नहीं चलाई गई है, उन पात्रों पर भी कलम चलाई। साकेत जो तो श्री राम जी को केंद्र में रखकर लिखा गया काव्य है, ऐसा प्रतीत होता है। राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज ही संभाव्य है। पर इस काव्य के केंद्र में उर्मिला है, वो उर्मिला जो चिर उपेक्षिता है। सीता जी और राम तो तुलसीदास और वाल्मीकि के जो महाकाव्य हैं, रामचरितमानस और रामायण उसके केंद्र में है, लेकिन उर्मिला की चिंता, उर्मिला का विरह और उर्मिला के विरह ने या उर्मिला ने किस प्रकार से अपने वन जाते हुए पति से कोई शिकायत नहीं की और उसने इतिहास की दिशा बदल दी उनके। और लक्ष्मण जी ने श्री राम को जितना, लक्ष्मण जी हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहे, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मण के पीछे उर्मिला भी खड़ी रही। तो साथ ही उन्होंने राम कथा को युग के अनुरूप बनाया, युग के अनुरूप अर्थवत्ता दी। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। साकेत की पंक्तियाँ हैं। गुप्त जी को भान था कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और इसे पुनः गौरवशाली बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं।
इन पर भी विचार करने, यानी आत्मविश्लेषण। गुप्त जी का समूचा काव्य आत्मविश्लेषण का काव्य है, जिसमें कहीं भी निराशा नहीं है। उसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी का भाव है, अपने लिए एक सुखद और सुंदर भविष्य के निर्माण का स्वप्न वे उनमें समोया हुआ है। लेकिन आत्मविश्लेषण से भी वो भागते नहीं हैं। उन पर कई लोग हाल ही का प्रभाव मानते हैं। मैं इस चर्चा को ऑब्सोलीट मानता हूँ। अब उस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है और ये मुझे लगता है कि बेकार सी बात है। हाल ही का उन्होंने पढ़ा होगा, हाल ही उनके पहले हुए थे तो हाल ही को उन्होंने पढ़ा होगा। तो कोई भी कवि सारी जो बहुपठित महर्षि शरणगुप्त जैसा बहुपठित कवि बहुत लोगों को पढ़ता है, उन सभी को बचाता है, उन सभी प्रभाव को बचा करके और अपने साहित्य की रचना करता है। तो महर्षि शरणगुप्त का भी यही है और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह सभ्यता समीक्षा ही तो है। अधिकतर लोग मुक्तिबोध में सभ्यता समीक्षा की अवधारणा, मुक्तिबोध ने कामायनी में सभ्यता समीक्षा की अवधारणा खोजी। लेकिन कामायनी में तो सभ्यता समीक्षा है ही, लेकिन यहाँ महर्षि शरणगुप्त भी सभ्यता समीक्षा की बात कर रहे हैं। यशोधरा उन्होंने लिखी है। इसकी ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यशोधरा कहती हैं, सखी वो मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या मुझको पथ में बाधा पाते। बुद्ध महान बन गए, पर यशोधरा पर किसी ने चर्चा की। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि जो चिर उपेक्षित पात्र रहे हैं, विशेष करके स्त्री पात्र, चिर उपेक्षित स्त्री पात्र, उनको केंद्र में रखकर गुप्त जी ने रचनाएं की हैं। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, भारतीय संस्कृति के पुरोधा कवियों में से हैं और वे सही मायने में राष्ट्रकवि की उपाधि उन्हें जचती है। तो आपने आज खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक महर्षि शरणगुप्त जी के बारे में सुना। ये सामान्य चर्चा है, इसका बहुत यूपीएससी बीपीएससी वगैरह की तैयारी से हल्की फुल्की कुछ सहायता तो मिल ही जाएगी, लेकिन उससे कोई उसके लिए आप ये सामान्य चर्चाएं हैं। सामान्य लोग जानें, पढ़ें और अपनी सभ्यता के बारे में, अपने सभ्यता संस्कृति के पुरोधाओं के बारे में जानें। इसीलिए ये चर्चाएं हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कृपया सुनें।